Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's most important question based on topic Medical Surgical Nursing. This is my important question series video #92. If you guys wanna watch previously most important question video, you can check out description box below. And my nurses, don't forget to follow us on other social media platform to boost your preparation of upcoming nursing exam. All the links are provided on a description box below. Let's start with the question. Question number 1 is, which of the following medication increases the risk of infection if taken with chemotherapeutic medication or antibiotics? निम्न में से किस प्रकार की मेडिकेशन कीमोथेरेपेटिक मेडिकेशन या फिर एंटीबायोटिक्स के साथ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को इंक्रीज करती है? आपके ऑप्शंस हैं ए एस्पिरिन, बी बेटा ब्लॉकर्स, सी स्टेरॉइड्स और डी ऑल ऑफ द अबव. And the correct option is option number C, which is steroids. कीमोथेरेपेटिक मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स यदि लंबे समय तक उपयोग करते रहते हैं तो इससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर यानी डिप्रेस हो जाता है. इससे पेशेंट में इन्फेक्शन के प्रति सस्पेक्टिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, मतलब रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following intervention nurse should give priority to if she is taking care of hypovolemic shock patient? एक हाइपोवॉल्मिक शॉक वाले पेशेंट की केयर के दौरान नर्स को निम्न में से कौन सा इंटरवेंशन यथाशीघ्र करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए मैनेज इनएडुकेट टिश्यू परफ्यूजन, बी मैनेज फ्लूइड ओवरलोड, सी मैनेज इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट और डी मैनेज वैसोकॉन्ट्रिक्शन ऑफ वस्कुलर. And the correct option is option number A, which is manage inadequate tissue perfusion. हाइपोवॉल्मिक शॉक वाले पेशेंट की नर्सिंग केयर का मुख्य उद्देश्य इनएडुकेट टिश्यू परफ्यूजन को यथाशीघ्र मेंटेन करना होता है, क्योंकि शॉक वाले पेशेंट्स में कार्डियोवास्कुलर वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है. इसके अनेक कारण जैसे हैमरेज, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, मैसिव वैसोडाइलेशन ऑफ वेसल आदि होते हैं. बाकी वाले जो सारे इंटरवेंशन हैं वो मुख्यतः शॉक वाले पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a diabetic patient has given regular human insulin through SC route at 9 am, according to the nurse, which of the following time peak action of this insulin can be seen? एक डायबिटिक पेशेंट को सुबह 9 बजे SC रूट से रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन लगाया गया है. नर्स के अनुसार इस पेशेंट में इस इंसुलिन की पीक एक्शन लगभग कितने बजे प्रकट होगी? आपके ऑप्शंस हैं ए 3 PM, B 10 AM, C 9:30 AM और D 12 noon. And the correct option is option number D, which is 12 noon. रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन की पीक एक्शन लगाने के लगभग 2 से 4 घंटे बाद होती है, मतलब लगभग 12 बजे के आसपास इस इंसुलिन का पीक एक्शन होगा. Question number 4 is, which of the following important measurement nurse should do to stop the complication at the post-operative period in a adrenalectomy patient? एक एड्रेनलेक्टॉमी वाले पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में नर्स के द्वारा निम्न में से कौन सा इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए टेम्परेचर, बी यूरिन आउटपुट, सी ब्लड प्रेशर और डी स्पेसिफिक ग्रेविटी. And the correct option is option number C, which is blood pressure. जिन पेशेंट्स में एड्रिनल ग्लैंड को हटाया जाता है उसमें हाइपोटेंशन होने की संभावना सर्वाधिक होती है.
इससे पेशेंट में कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका बेस्ट इंडिकेशन ब्लड प्रेशर होता है। ऐसे नर्स को पेशेंट में बार बार बीपी का मेजरमेंट किया जाना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट में टेम्परेचर का बढ़ना संक्रमण यानी इन्फेक्शन का अच्छा इंडिकेट होता है और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी में परिवर्तन इस प्रकार की कंडीशन में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज which of the following assessment finding nurse should give prioritize first if a extensive full thickness burn patient admitted to a burn unit in a hospital। एक एक्सटेंसिव फुल थिकनेस बर्न वाला जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल की बर्न यूनिट में एडमिट किया गया है। नर्स के अनुसार इस पेशेंट में निम्न में से किस असेसमेंट फाइंडिंग को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए बॉडी इमेज, बी फ्लूइड स्टेटस, सी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और डी लेवल ऑफ पेन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी विच इज फ्लूइड स्टेटस। अगर हम यहाँ पे बर्न पेशेंट्स की बात करें तो जो बर्न पेशेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट होना होता है। उससे हाइपोवॉल्मिक शॉक उत्पन्न होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और ऐसे पेशेंट में मुख्यतः हाइपोएटर्मिया व हाइपोकैलमिया की सिचुएशन भी उत्पन्न हो जाती है। बर्न पेशेंट की अर्ली केयर में आरएल सॉल्यूशन को देकर फ्लूइड स्टेटस मेंटेन किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्फेक्शन, बॉडी इमेज, पेन और ये वाले जो सारे हैं ये बर्न पेशेंट की नर्सिंग केयर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। Next question is, at the time of fracture, vitamin D performs major role in healing process. According to the nurse, which of the following important role is being performed by vitamin D? फ्रैक्चर के बाद हीलिंग प्रोसेस में विटामिन डी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नर्स के अनुसार इसकी हीलिंग प्रोसेस में निम्न में से मुख्य भूमिका यानी मेजर रोल क्या होता है विटामिन डी का? आपके ऑप्शंस हैं ए इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन एंड यूज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बी इट इंक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, सी इट रिड्यूसेस द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस और डी इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन एंड यूज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। And the correct option is option number A, which is it increases the absorption and the use of calcium and phosphorus। विटामिन डी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो विटामिन डी होता है इसके द्वारा कैल्शियम व फॉस्फोरस इन दोनों का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है हमारी बॉडी में। इससे बोन फॉर्मेशन में सहायता मिलती है। फ्रैक्चर से रिकवरी होने वाले पेशेंट में कैल्शियम व फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नर्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन मस्ट बी गिवन टू अ पेशेंट इफ नर्स इज टीचिंग अबाउट पेनाइल हाइजीन। एक नर्स के द्वारा एक पेशेंट को पेनाइल हाइजीन के बारे में टीचिंग देते समय निम्न में से कौन सा जो इंस्ट्रक्शन है उसे आवश्यक रूप से उसको देना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए यूज़ वार्म वाटर विदाउट सोप, बी अवॉइड रिट्रैक्टिंग द फोरस्किन इफ नॉट सर्कमस्क्राइब्ड, सी वॉश फ्रॉम द बेस ऑफ द शाफ्ट एट द टिप और डी ड्राई ऑल एरियाज ऑफ द पेनिस थोरोली। And the correct option is option number D, which is dry all areas of the penis thoroughly। पेनिस व पेरिनियल एरिया को वॉश करने के बाद केयरफुली ड्राई करना चाहिए या फिर उसको अच्छे तरीके से सुखा देना चाहिए ताकि नमी के कारण फर्दर इन्फेक्शन व मैक्रीशन को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following response is produced by the body if a patient is diagnosed with metabolic acidosis। एक पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस का डायग्नोसिस हुआ है। नर्स के अनुसार इस मेटाबॉलिक इम्बैलेंस के प्रति बॉडी निम्न में से किस प्रकार का जो रिस्पॉन्स है वो प्रकट करेगी? आपके ऑप्शंस हैं ए रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला इज डिप्रेस्ड, बी excess H+ are secreted in the urine,
C. Plasma bicarbonate are increased, or D. Blood pH level is increased. And the correct option is option number B, which is excess H plus are excreted in the urine. जब शरीर एक्सेस एसिडोसिस से फाइट करता है तो H प्लस का एक्सचेंज होता है और एक्सेसिव H प्लस को यूरिन के साथ एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में बॉडी के कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के द्वारा सीरम पीएच के लेवल को रेज करने का प्रयास किया जाता है, जबकि अगर यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की हम बात कर रहे हैं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में बॉडी के द्वारा मेडुला में रेस्पिरेटरी सेंटर को उत्तेजित किया जाता है, जिसमें CO2 इसको लंग्स तक कार्बोनिक एसिड के रूप में लगाकर बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियोमाइसिन ड्रग इज गिवन टू अ पेशेंट बिफोर द कॉलन सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ गिविंग दिस ड्रग टू द पेशेंट। कॉलन की सर्जरी से पहले पेशेंट के लिए विशेष रूप से नियोमाइसिन ड्रग काफ़ी उपयोग होती है, क्योंकि Your options are A. It is effective against many organisms. B. It will not affect the kidney. C. It is poorly absorbed from the GI tract. Or D. It acts systematically without delay. And the correct option is option number C, which is it is poorly absorbed from the GI tract. अगर हम यहाँ पे नियोमाइसिन ड्रग की बात करें तो जो नियोमाइसिन ड्रग होता है उसका जीआई ट्रैक्ट के द्वारा अब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है और अधिकांश इंटेस्टाइन में ही रहती है, और यह मुख्यतः इंटेस्टाइनल म्यूकोजा पर एंटीबायोटिक इफेक्ट डालती है। मतलब यह इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज को कम करके आंतों का स्टेरिलाइजेशन करती है। जीआई सर्जरी के लिए तैयार करते समय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के लेवल को कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि सर्जरी सफल हो सके। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज इफ अ पेशेंट ऑफ हेमरॉइड्स आस्क द नर्स अबाउट द कॉज ऑफ दिस डिजीज, अकॉर्डिंग टू द नर्स मेन कॉज ऑफ दिस डिजीज इज। एक हेमरॉइड से ग्रस्त पेशेंट इस प्रॉब्लम के होने के कारण के बारे में नर्स से पूछता है। नर्स के अनुसार इस डिजीज़ का निम्न में से मुख्य कारण यानी मेन कॉज कौन सा होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए. ईटिंग स्पाइसी फूड, बी. कॉन्स्टिपेशन, सी. हाइपरटेंशन और डी. पुअर बाउल कंट्रोल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉन्स्टिपेशन। अगर हम यहाँ पे हेमरॉइड्स की बात करें तो इसे हम पाइल्स या फिर बवासीर के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्यतः 3 मुख्य कारणों से, जैसे कॉन्स्टिपेशन, प्रोलॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग आदि से होती है। शेष ऑप्शन वाले कॉज जैसे पुअर बाउल कंट्रोल, हाइपरटेंशन, ईटिंग स्पाइसी फूड आदि का हेमरॉइड से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। इसके बचाव यानी प्रिवेंशन हेतु नर्स के द्वारा पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन को रोकने हेतु हाई फाइबर वाली डाइट देने की सलाह देनी चाहिए। Okay nurses, that is all for today's video. Hope you all like it. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel for nurses preparation. Thanks for watching this entire video. I'll see you tomorrow.